हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार और एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज में हम आज नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। पिछले चैप्टर में हमने फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रावधान और जो 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, उनका प्रॉपर हमने डिस्कशन किया था। जो कानून है, जो मौलिक अधिकार घटाए और बढ़ाए गए, उन पर हमने प्रॉपर बात करी थी। एग्जाम की दृष्टि से कौन से आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर भी हमने चर्चा करी थी। आज देखेंगे नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुल मिलाकर के आज की जो क्लास होगी, पहले भाई हमने देखा था 5 से 11 नागरिकता, 1 से 4 हमने देखा था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और 12 से 35 हमने देखा था फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3। आज हम देखेंगे संविधान का भाग 4। ठीक है, डीपीएसपी जिनका अनुच्छेद के हिसाब से 36 से 51 में रखा गया है ना, 36 से 51, और कुछ 4-5 अनुच्छेद इसमें बढ़ाए भी गए हैं, कुछ संशोधन किया गया है। तो सबसे पहले राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या जरूरत है। तो 1937 में जो आयरलैंड का संविधान जब निर्मित हुआ, तो वहां के संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र किया। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो अधिसूचनाएं या वो निर्देश जो तत्काल में लागू नहीं किए जा सकते, आने वाले समय में जब सरकारों की इस्टेब्लिशमेंट बढ़ेगी, तब वो इनको कानून के माध्यम से लागू कराएंगे। और मूलतः राज्य के नीति निदेशक तत्व, जैसे फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो राजनीतिक समानता को लाने के लिए होते हैं, राजनीतिक समानता की बात करते हैं। लेकिन जब हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात करते हैं तो सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करते हैं। भाई समानता 3 प्रकार की, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। तो कुल मिलाकर के जो 3 समानताएं हैं, 3 समानताओं में राजनीतिक समानता फंडामेंटल राइट्स और आर्थिक और सामाजिक समानता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में परिलक्षित होती है। अब जब हम आज़ाद हुए, 1947 का वो दौर याद करो, काफ़ी डिस्टरबेंस था। यहाँ एक धर्म के आधार पर एक देश का गठन हो गया था, भारत से अलग होकर के नया देश बन रहा था, अनेक देसी रियासतें थीं, अर्थव्यवस्था हमारी बहुत अच्छी थी नहीं। तो संविधान निर्माताओं ने देखा कि आयरलैंड के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समावेश है, वहीं से संविधान का भाग 4 हमने अपना लिया। ठीक है, और हमने संविधान नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण कर लिए, और आयरलैंड ने ये ग्रहण किए थे स्पेन के संविधान से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भारत ने किससे ग्रहण किया, वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया। आयरलैंड ने कहाँ से किया, वो स्पेन के संविधान से कहा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन तत्व को विशेषता वाला बताया है। ठीक है, मूल अधिकारों के साथ निदेशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। और ग्रेनविल ऑस्टिन, उसने कहा था कि निदेशक तत्व अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे नीति निदेशक तत्वों की क्या विशेषताएं हैं, उसके बाद नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब जैसे उदारवादी, ठीक है, गांधीवादी तत्व और समाजवादी। ठीक है, ये 3 प्रकार के हम नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे। नए नीति निदेशक तत्व जो जोड़े गए, निदेशक सिद्धांतों के पीछे संतुति, निदेशक तत्वों की आलोचना, उनकी उपयोगिता, मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के मध्य टकराव, निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन, भाग 4 से बाहर के निर्देश, संदर्भ एवं टिप्पणी है। तो कुल मिलाकर के लगभग 1 घंटे 1.25 घंटे में हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले राज्य के नीति निदेशक तत्वों की विशेषताएं क्या हैं। भाई राज्य के नीति निदेशक तत्व नामक उक्त यह से स्पष्ट होता है कि नीतियों और कानूनों को प्रभावी करने के लिए, भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब यहाँ राज्य का मतलब होता है देश से। यहाँ वो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, बिहार की बात नहीं हो रही। यहाँ राज्य का मतलब संविधान में ज़्यादातर जब राज्य के संदर्भ में बात आए,
स्पेशल स्टेट देकर बात करें तो समझना कि स्टेट की बात कर रहा है। जैसे संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र का मतलब पूरे इंडिया की बात हो रहा है, ठीक है। तो निदेशक तत्वों के रखने के पीछे जो यह उक्ति है वो नीतियों और कानूनों को प्रभावी बनाने के समय राज्य इन तत्वों का ध्यान रखेगा। भाई इस पूरे चैप्टर में जो बातें बताई गई है ना, जब भी कोई कानून बनेगा तो कानून में इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं, कानून बनाते समय इन चीज़ों को हम मिस तो नहीं कर रहे हैं। और आर्टिकल जो 36 है, 36 एज इट इज आर्टिकल 12 है, ठीक है, वही है। राज्य की परिभाषा बताता है, संघ एवं राज्य भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, अन्य स्थानीय प्राधिकरण। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 36 एज इट इज आर्टिकल 12 है। 12 संविधान के भाग 3 के लिए था, 36 संविधान के भाग 4 के लिए होगा, ठीक है। अब देखो, नीति निर्देशक तत्व तो भारत शासन अधिनियम में उल्लिखित जो 1935 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें कुछ अनुदेश दिए गए हैं, उन्हीं अनुदेशों के समान हैं, है ना। इसमें केवल अंतर यह है कि वो अनुदेश गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव थी उसके लिए होते थे। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व विधायिका कार्यपालिका के लिए निर्देश का काम करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है, जो कि जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ना कि पुलिस राज्य की, जैसा कि औपनिवेशिक काल में देखो पुलिस शासन था, है ना। तो वर्तमान में हम लोक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं। लोक कल्याणकारी का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति को भी उतना ही फायदा मिले जितना प्रथम व्यक्ति को मिलता है, ठीक है। ये देखो, अब जो डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और इनमें, देखो फंडामेंटल राइट्स को वो न्यायोचित प्रकृति के थे, मतलब अगर उनका विरोध होता है या सरकार उनमें काट छांट करने की बात करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आप आर्टिकल 32 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है वो गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। गैर न्यायोचित प्रकृति का मतलब होता है कि इनको लागू नहीं कराया जा सकता सुप्रीम कोर्ट जा करके या हाई कोर्ट जा करके, ठीक है। तो लागू नहीं कराया जा सकता। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारें यही जब कानून बनाएंगी तो इनको लागू करने का प्रयास करेंगी। लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स देश के शासन में मूलभूत हैं, उसी तरह ये, ठीक है। एक बात और है, गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी है, किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाएगा कि प्रश्नगत नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14-19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकती है। देखो, एक सिंपल सी बात है, जब भी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ये न्यायोचित प्रकृति के हैं, ये गैर न्यायोचित हैं, ठीक है। ये राजनीतिक समानता की बात करते हैं, ये सामाजिक आर्थिक समानता की बात करते हैं, ये संविधान का भाग 3 है, ये संविधान का भाग 4 है। इनका जो क्रियान्वयन किया गया 12 से 35 तक किया गया है, इनका जो क्रियान्वयन किया गया है वो 36 से 51 तक किया गया है। ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, सिंपल सी बात आती है कि अगर किसी डीपीएसपी को लागू करते समय अगर आर्टिकल 14 और 19 के आधार पर कोई विरोध होता है, अगर नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी तर्कसंगत है तो इस पर वरीयता दी जा सकती है। हमारे यहाँ 1973 या कह सकते हो 1978 जब तक संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स था तब तक इस तरह के बहुत सारे विवाद हुए। लेकिन 1973 केशवानंद भारतीवाद और 1978 में जब संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, उसके बाद से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम हुआ, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, तो ये वाली हो गई विशेषताएं, डिफरेंसेस फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या विशेष डिफरेंसेस हैं। उसके बाद कुछ वर्गीकरण देख लेते हैं, वर्गीकरण कैसे किया गया। अब वर्गीकरण का मूल आधार देखो, हम जब अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं
तो मूलतः हम देशों को देखें, अगर उनके आर्थिक सिस्टम को देखें तो या तो पूंजीवादी होगा, पूंजीवादी देश होगा, या समाजवादी होगा, या मिश्रित होगा। ठीक है, मिश्रित होगा, यानी कुछ इसके लक्षण कुछ इसके लक्षण ले लिए। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, डीपीएसपी की बात करते हैं, जब सामाजिक आर्थिक समानता की बात करते हैं, तो कुछ तत्व क्या हैं? समाजवादी, कुछ हैं उदारवादी, और कुछ हैं वादी, कुछ हैं गांधीवादी। अब समाजवाद का क्या ध्येय है? समाज वर्ग ज्यादातर वो जो हाशिए पर स्थित समुदाय है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं। इनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक समानता को प्राप्त करना। समाजवाद का मेन मोटिव होता है आर्थिक और सामाजिक समानता को प्राप्त करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और इसका मार्ग प्रशस्त करना। अब जैसे लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, है ना, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से समाजवादी हैं, कौन कौन से। उदारवादी का मतलब होता है कि वो सिद्धांत, वो बौद्धिक सिद्धांत, जैसे भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड, ठीक है, और सभी बालकों को 14 वर्ष से 45, आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 44 है, ये सब क्या है? उदारवादी। गांधी जी का मतलब ग्राम स्वराज अभियान का जो ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। अब गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं, प्रणेता रहे हैं। इनका मेन उद्देश्य था कि पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करना, गांधी के सपनों को साकार करने के लिए कुछ विचारों को या कुछ निर्देशक सिद्धांतों को। अब गांधी का मानना था कुटीर अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, धीरे धीरे क्या होगा, एग्रीकल्चर को विशेष महत्व दिया जाए, है ना। तो ये सारी चीजें कर रहे थे गांधी जी। तो इसका मतलब गांधीवादी तत्व कैसे होंगे? जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, जो श्रमिकों के जीवन यापन की बात करेंगे, है ना, जो कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात करेंगे, सहकारी समितियों के गठन की बात करेंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो निदेशक सिद्धांत बात करेंगे, वो गांधीवादी तत्व होंगे। जो नशीली दवाएं हैं, औषधियां हैं, है ना, जो ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसको रोकने का काम करेंगे। दुधारू पशु हैं, गाय बछड़ा अन्य दुधारू पशु, उनकी नस्लों में सुधार करना और देसी प्रजातियों के संरक्षण की बात करेंगे। ये सब गांधीवादी तत्वों के अंतर्गत आएंगे, है ना। तो डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया। 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। अब कौन सा निदेशक तत्व किस आलोक में है ना, कैसे इनको देखा जाए, क्या किया जाए, कितना इनको बेहतर बनाया जा सकता है, और कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो संविधान में लागू हो चुके हैं, ठीक है, और संविधान में उनको आगे बढ़ा दिया गया है कानून के माध्यम से। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान का भाग 4 है, 36 से 51 है। उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ले लिया है इसे स्पेन के संविधान से, ठीक, याद रहेगा। अब आर्टिकल, राज्य की परिभाषा जो आर्टिकल 12 में दी गई है वही आर्टिकल 36 है, ठीक है। आर्टिकल 37 कहता है इस भाग में दिए गए उपबंधों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, यानी कैसे हैं, गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, ठीक है। इनके उल्लंघन पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन हम फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर आर्टिकल 32 के माध्यम से 5 प्रकार की रीटें का दावा कर सकते थे। अब ठीक है, हम न्यायालय नहीं जा सकते तो क्या इनको लागू कराने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन राज्य यह कर्तव्य है कि जब नीतियां बनाए तो इन्हें ध्यान में रखकर बनाए। दूसरा, जब चुनाव होते हैं, ठीक है, तो अपना घोषणा पत्र सभी पार्टियां देती हैं। अब घोषणा पत्र को अगर ध्यान में देखो तो कहीं ना कहीं इन्हीं योजनाओं को ध्यान में रखकर काम किया जाता है। राज्य, अड़तीस क्या कहता है? 38 राज्य देश के लोग, है ना, उनके बारे में बात करता है। अब 38 में देखो क्या कहा गया है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए यानी लोक कल्याण की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और नागरिकों को जैसे जीविका की बात करना, है ना, और राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों की असमानता को समाप्त करना, यही आर्टिकल 38 कहता है, ठीक है। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए
ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए, उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सभी नागरिकों में आय प्रतिष्ठा सुविधा अवसरों की समानता को लाने के लिए, असमानता को समाप्त करने के लिए काम करेगा। ये आर्टिकल 38 कहता है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? ठीक है, 38 हो गया। और उसके बाद 39 जब आता है, लेकिन हाँ 39 क्या बोलता है? 39 ये बताता है कि नहीं भैया, जो प्रमुख संसाधन है, सभी नागरिकों के जीविका के पर्याप्त साधन देना है, ठीक है, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना है, और सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण करना है। मतलब अगर हम दोनों 38 और 39 को दोनों को मिलाकर देखें तो ये कहीं ना कहीं कौन से समाजवाद की बात करते हैं, समाजवादी लोकतंत्र की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, है ना। आय और प्रतिष्ठा असमानता ये जो फैली हुई है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य 38 39। उसके बाद 39 में थोड़ा सा संशोधन किया गया बालकों के स्वास्थ्य के विकास के लिए, है ना, चीजें बदली गई। 39A जोड़ा गया, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार दिया गया, है ना। इसे लघु संविधान यानी समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता ऐड किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से क्या किया गया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? समान न्याय, गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई। अब क्यों ऐसा किया गया? विधिक सहायता की क्या जरूरत थी भाई? गरीब लोग ऐसे हैं जो अपने केस, मान लिया कोई केस है ना, किसी ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया या उनके अधिकारों का हरण कर लिया, तो उनके पास पैसा तो है नहीं, क्योंकि वो 2 वक्त का खाना ही खा लें, वही बड़ी बात है। तो सरकार ने उनके लिए क्या किया? सरकार का ये कर्तव्य होगा समान न्याय पहुंचाना है, ये सरकार का दायित्व है। और निःशुल्क क्या करेंगे? विधिक सहायता, विधिक उपचार उपलब्ध कराएंगे। मान लिया आपको पुलिस अरेस्ट करती है, आप गरीब हैं, आपके पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप सरकारी वकील आपको मिल जाएगा, है ना, उसी के माध्यम से आप अपनी पैरवी कर सकते हैं। 39 कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को सकेंद्रित होने के, यानी जो धन का केंद्रीकरण है उसको होने से रोकना, चाहे वो कर के माध्यम से सरकार रोके या कुछ भी करके रोके, उसको होने से रोकना है। 39D पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, मिनिमम वेजेस वाला कानून और समान कार्य के लिए समान। देखो हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? कि महिलाओं को वही काम करने के लिए कम पैसा दिया जाता है, पुरुषों को वही काम करने के लिए ज़्यादा पैसा दिया जाता है। क्यों? शारीरिक दशाओं के आधार पर। कोई भी महिला को काम पर रखना नहीं चाहता, ये सत्य बात है। क्यों नहीं रखना चाहता? क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। और हमारे दिमाग के हमारे समाज के दिमाग में एक सिस्टम बैठा हुआ है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम कुशल होती हैं, कम काम कर पाती हैं, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। किसी गधे ने ये बता दिया होगा, अब लोग उसी गधे की बात का अनुसरण कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। तो पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, इसका कानून बनाया गया। मिनिमम वेजेस का कानून आया, कंपनी अधिनियम के तहत बहुत सारे, कारखाना अधिनियम, इस तरह के अधिनियमों के माध्यम से इस आर्टिकल को लागू करने का प्रयास किया गया है। तो कुल मिलाकर के चाहे पुरुष हो या महिला हो, अगर एक समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन भी उनका दायित्व है, उनको मिलना चाहिए, ठीक है। 39 श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। अब जो श्रमिक है, जो काम कर रहा है, खान वगैरह में काम करता है ना, तो इनको क्या करना है? संरक्षित करना है। लोक कल्याण, काम की बेहतर दशाएं होनी चाहिए, पहली बात तो, है ना, काम की बेहतर दशाएं होनी चाहिए, शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए, बुढ़ापा, बीमारी, या अगर ये मान लिया कोई कार्य करते करते विकलांग हो गए, तो कम से कम उसके लिए उस दशा में इनको लोक सहायता पाने का भी अधिकार होना चाहिए, याद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इट्स ओके, बहुत बढ़िया है, ठीक है। बच्चों के बचपन और युवाओं के शोषण न होने देना। आर्टिकल 23 आपने पढ़ा होगा, शोषण से मुक्ति अधिकार, आर्टिकल 23-24। तो बच्चों का जो बचपन है
उनका बचपन शिक्षा के लिए होता है, खेलने के लिए होता है, बेहतर जीवन के सपने देखने के लिए होता है, युवाओं को शोषण न होने देना, उनको शोषण से होने से बचाना, ये सब आर्टिकल 39 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, है ना। आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 गांधीवादी तत्व है। राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायतों के स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। अब देखो, जब संविधान बना, सब ग्राम स्वराज की बात कर रहे थे, सब ग्राम पंचायत को एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे। जब आंदोलन चल रहा था, स्वराज की बात कर रहे थे लोग, है ना, ग्राम पंचायतों को शक्तियां प्राधिकार देने की बात कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति था भारत में जो ग्राम पंचायतों का विरोध कर, स्थानीय स्वशासन का विरोध कर रहा था, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनका ये मानना था कि अगर इस सिद्धांत को लागू कर दिया गया तो जो मोनोपोली है, मोनोपोली का मतलब होता है कि जो एक समूह है जो अपने आप को शक्ति संपन्न समझता है, हरिजन और अन्य जातियों को नीचे समझता है, वो हमेशा इन संस्थाओं पर कब्जा बनाए रखेगा और अन्य जातियों को उभरने का मौका नहीं मिलेगा। जब गांव का प्रधान ही बड़ी कास्ट से होगा तो अन्य कास्टियों के लिए दिक्कत हो जाएगी। गांधी जी चाहते थे कि नहीं, स्थानीय ग्राम पंचायत को लागू करना, स्थानीय स्वशासन को लागू करना। इससे क्या होगा कि जो पावर ऑफ मतलब सिपरेशन है, मतलब कह सकते हो शक्तियों का जो बंटवारा है, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्राधिकारियों को दे दिया जाए। तो दोनों अपोजिट थे और 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। 1956 के आसपास डॉक्टर BR अम्बेडकर चले जाते हैं और ग्राम पंचायतों के गठन की बात नहीं हो पाती। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाती है 1952 के आसपास, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। सिफारिशें आती हैं स्थानीय, उसी के आधार पर स्थानीय स्वशासन का एक काम होना स्टार्ट होता है ना। और काम होना स्टार्ट होता है, लेकिन हर जगह नहीं हो पाता। राजस्थान के एक जिले में जवाहरलाल नेहरू वहाँ स्थानीय ग्राम पंचायत का उद्घाटन करते हैं और आंध्र प्रदेश के एक शायद जिले में ग्राम पंचायत का उद्घाटन करते हैं, लेकिन ये चलती रहती है। फिर 1978 का दौर आता है, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है, उससे भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। फिर 2 और कमेटियाँ आती हैं, फिर जा कर के उन्हीं कमेटियों के रिकमेंडेशन और नरसिम्हा राव की सरकार में आर्टिकल 40 को लागू किया जाता है। 73वां संविधान संशोधन, पंचायतों की स्थापना की जाती है और इनको 29 विषय सौंपे जाते हैं कि इन पर ये इनका प्राधिकार होगा। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो जाता है। इसीलिए 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत दिवस के रूप में या स्थानीय स्वशासन के रूप में मनाया जाता है। और एक नया भाग जुड़ जाता है 243 से 243 ओ तक आर्टिकल जोड़ दिए जाते हैं। गांधीवादी विचारधारा का तत्व है ना। ग्राम पंचायत के बाद एक 74वां संविधान संशोधन करके नगरीय स्वशासन की बात करने लगता है। नगरों में भी एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, वो भी वहाँ भी स्थापना हो जाती है। तो आर्टिकल 40 गांधी जी होते तो शायद ये पहले ही लागू हो गया था, गांधी जी नहीं थे, इसलिए गांधीवादी विचारधारा। 42 क्या कहता है? बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता मामलों में अगर कोई बेरोजगार है, बूढ़ा हो गया है, बीमार है, विकलांग है और इनका संरक्षण के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो सरकार की ये दायित्व होगी, राज्य की ये दायित्व होगी कि इनको कुछ मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए। मामलों में बेरोजगार को कार्य करने की सुविधा मिल जाए, है ना, और कोई अशिक्षित है तो शिक्षा पाने का अधिकार मिल जाए, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता की अवस्था में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार मिल जाए, तो कितनी अच्छी बात होती है ना। तो ये भी क्या है? ये कहीं ना कहीं उदारवादी सिद्धांत है। कौन सा है? उदारवादी। आर्टिकल 41 तो एक ये बात करता है। आर्टिकल 42 राज्य काम की न्याय संगत यानी जस्टिएबल और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने, मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा, मैटरनिटी लीव। अब देखो, काम की न्याय संगत दशा क्या होती है? न्याय संगत का मतलब जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है ना, और वो कांच के उद्योग में काम करना चाहता है, जहां पर कांच का ही काम होता है। अब कांच थोड़ा क्या है, भारी भी है
और खतरा भी है, टूट के लग सकता है, खून निकल सकता है। तो न्याय संगत का मतलब हो कि वहां पर ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएं किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ना तो उसके स्वास्थ्य का, ना तो उसके शरीर का, है ना। तो उसको कपड़े ऐसे बनाए जाएं, है ना, काम करने के लिए एक निश्चित वातावरण बनाया जाए जहां पर वो ठीक से काम कर सकें, है ना। टेम्परेचर ऐसा हो कि उनका माइंड न फटने लगे। तो न्याय संगत दशाएं बनानी है, मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करना है। लेबर टाइप में नहीं कि नहीं ऐसा बना दिया गया, न खाने का उनके लिए टाइम है, न उनका रहने का शुद्ध टाइम है, और बस झेले चले जा रहे हैं, काम कराए चले जा रहे हैं, है ना। तो राज्य की यह दायित्व होगा कि चाहे वो कंपनी अधिनियम बना करके काम करे, ठीक है, या फिर राज्य खुद इनका ध्यान दे कि जो लोग काम करने वाले हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है ना, और वो ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां खतरा बना ही रहता है। अभी जैसे आप देखो झांसी मेडिकल कॉलेज में फायर एक्सीडेंट हो जाता है, 10 नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जल जाते हैं बेचारे। और आपको एक माचिस की तीली अगर हाथ में लगा दी जाए तो आपको हवा टाइट हो जाएगी आपकी, लेकिन वो 10 के 10 बच्चे जल जाते हैं और भी घायल होते हैं, नुकसान होता है। कुछ कह रहे हैं 3 बच्चे मिल नहीं रहे हैं, और फायर एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो यही काम की न्याय संगत दशा बनानी पड़ेगी। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको लगे कि हॉस्पिटल में आए, ऐसा नहीं भंगार की दुकान पे आए, ठीक है। ऐसा ना लगे कि भंगार की दुकान पे आए। आप यूपीएससी इंटरव्यू देने जा रहे हो, एग्जाम में आपको टूटी फूटी चेयर दे दी जाए तो काम नहीं होगा, एग्जाम नहीं लिख पाएंगे आप। तो ये सारी जिम्मेदारी उनकी है। दूसरा, मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा मैटरनिटी, ठीक है। मैटरनिटी का मतलब होता है कोई महिला प्रेग्नेंट है, नौकरी भी करती है, तो उनको राहत देगा, और पैसे के साथ उनको अवकाश मिलना चाहिए, मतलब कि तनख्वाह भी उनकी ना कटे, पैसा भी उनको मिलता रहे, है ना। तो मैटरनिटी लीव की व्यवस्था भारत में ठीक ठाक है। 42वां हो गया, ये भी क्या है, ये भी उदारवादी तत्व है। उसके बाद राज्य सभी कामगारों के जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब देखो जो आर्टिकल, हाँ, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर की बात करेगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। फिर व्यक्तिगत सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ये भी है। तो ये गांधीवादी तत्व है। ये कौन सा है, ये गांधीवादी है। ऊपर वाला उदारवादी, क्या है, सॉरी उदारवादी नहीं, समाजवादी, क्या है, समाजवादी। ये सब समाजवादी तत्व है। बात समझ में आ गई ना। तो राज्य सभी कामगारों के लिए मिनिमम वेजेस का कानून बना दिया गया है। किसी को मिनिमम वेजेस से कम पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा है वो कि उनका जीवन चल जाए, उनके बच्चे भूखे न रहें, उनको भी शिक्षा प्राप्त हो जाए, उनको भी कपड़ा पहनने को मिल जाए, वो भी एक अच्छे आवास में रह ले, ठीक है, उचित जीवन स्तर उनका बन जाए। और अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो राज्य की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश के नागरिकों का जीवन स्तर शिष्ट हो, है ना। अब भिखारी को देख लो, न मान है न सम्मान है, बस मांग रहा है। कोई उसको धुतकार देता है तो कोई पैसा दे देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। तो सब राज्य सभी कामगारों के लिए एक मिनिमम वेजेस का कानून बनाएगा। तो राज्य ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए क्या किया, मिनिमम वेजेस का कानून बना दिया, है ना। अब मिनिमम वेजेस का मतलब होता है कि एक फिक्स रेट कर दिया गया कि 8 घंटे अगर किसी को काम करना है तो 300 रुपए से कम नहीं ही मिलने चाहिए। मिनिमम कितना मिलना चाहिए, 300 रुपए। तो अब 300 के 250 नहीं मिलेंगे, या 290 नहीं मिलेंगे, 310 मिल सकते हैं, 350 मिल सकते हैं, 400 मिल सकते हैं। तो मिनिमम वेतन के मतलब एक आधार तय कर दिया, इससे कम वेतन आप नहीं दे सकते हैं, ये इतना वेतन है, इसी के आधार पर आपको अपने काम करने वालों को रखना है। और इसके लिए कई कमेटियां बनी, उन कमेटियों के आधार पर एक इंडेक्स निकाली गई। इंडेक्स का मतलब होता है कि जैसे कि व्यक्ति को कितना खर्चा कर रहा है, कितना खर्चा कर सकता है, गरीबी का स्तर क्या है। तो गरीबी मापने के लिए उन्हीं आधारों पर मिनिमम वेजेस का कानून बना दिया गया, है ना। जबकि ये आवश्यकता से कम है, लेकिन फिर भी, है ना। अगला फिर 43 से आ गया, 43 से 42वें संविधान संशोधन 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के समय जोड़ा गया।
उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अब उद्योगों का प्रबंध क्या होता है? उद्योगों का प्रबंध करना मतलब अगर लेबर है, सैलरी है, मजदूरी है, मिनिमम वेजेस है, कुटीर उद्योग है, व्यक्तिगत सहकारी अधिकार है, ठीक है, इधर मजदूरों की भागीदारी उद्योग में, इंडस्ट्री में, प्रबंधन, मजदूर संघ। तो मतलब उद्योगों के प्रबंध में मान लिया मजदूरी कर रहे हो आप, और आपको पता है कि नहीं मालिक जो है हमारे साथ गलत कर सकता है, तो आप क्या लेबर यूनियन बना सकते हो कि नहीं? अगर बना सकते हो तो आर्टिकल 19 भी यहाँ आ सकता है, संघ, सहकारी संघ या समिति बनाने का अधिकार। तो कुल मिलाकर के उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए कि उद्योग में मान लिया कोई कंपनी है, जैसे नेशनल कार्बाइड हुआ था 1984 में, मजदूर कहते रहे कि नहीं आपके जो सेफ्टी सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो एक दिन दुर्घटना हो जाती है, पूरे आसपास के गांव साफ हो जाते हैं, दसियों हजार लोग उससे प्रभावित होते हैं, आज तक प्रभावित हो रहे हैं। तो कोई भी कंपनी है ना, अगर वो कंपनी फायर सेफ्टी और लेबर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखती तो आंदोलन कर सकते हो। मिनिमम वेजेस का काम नहीं कर रही है ना, ठीक से समय पर पगार नहीं दे रही, ठीक से सारी चीज़ें नहीं कर रही, तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी बनती है, वो हड़ताल कर सकते हैं, है ना, और एक प्रकार से हड़क सकते हैं कि नहीं भैया देना पड़ेगा आपको, हमारा एक संघ है, संघ इस मामले में काम करेगा। तो ये वाली बात हो गई। 43 से 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। फिर 43 भी आ गया, जब सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक कानून आ गया, है ना। और 97 में 2011 में जब 97वां संविधान संशोधन अधिनियम कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हुआ, तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन की बात होने लगी, स्वायत्त कामकाज की बात होने लगी, लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात होने लगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जब सहकारी समितियों की बात आएगी तो ये गांधीवादी तत्व बन जाएगा, है ना। तो ये सारी करना है 2011 में। उसके बाद कानून बनने, अब तो सहकारी समितियां जैसे डेयरी उद्योग, है ना, सहकारी समिति में बहुत सारे किसान ग्रुप होते हैं, किसानों के लिए। राजस्थान में पापड़ बनाने का उद्योग चरम पर है, पापड़ बनाने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। और ये जानते हो ये जितने भी पॉइंट है ना, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के तहत रखी गई है, मिनिमम वेजेस का कानून किस अनुच्छेद के तहत आया है, तो ये सारी प्रीलिम्स वगैरह में बहुत सारे पूछे जाते हैं। और तैयारी आपकी डिसाइड करती है कि आप प्रीलिम्स पास कर पाओगे अथवा नहीं। आपने अगर एनसीईआरटी को कभी नहीं पढ़ा है, आपने लक्ष्मीकांत को ध्यान से देखा नहीं, बस एमसीक्यू सॉल्व करते चले गए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लिया, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि पिछले साल जो आए वही आएंगे, जो एमसीक्यू में आया वही आएगा। स्टैंडर्ड बदल सकता है, खासकर यूपीएससी में। और यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको कम से कम बेसिक चीज़ें तो बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ी होने, वो तो मिस होनी ही नहीं चाहिए। आगे की बात तो अलग है, प्रैक्टिस ज़बरदस्त होनी चाहिए, तभी आपका प्रीलिम्स हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन करना है, जब चाहें तो हम सहकारी 4-5 लोग मिल करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, और ना उसका स्वायत्त कामकाज मतलब इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हैं। लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दे सकते हैं कि भैया मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा है तो किसी मैनेजर को हम हायर करेंगे। लोकतांत्रिक नियंत्रण मतलब वहाँ जितने भी फैसले होंगे सब वोटिंग के माध्यम से होंगे, तो लोकतांत्रिक नियंत्रण हो जाएगा। 2011 में इसको जोड़ा गया था और ये डीपीएसपी बन गया, डेयरी उद्योग इसी के माध्यम से बने संचालित हो रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 44, है ना, इसके माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अच्छा, ये बहुत सारे लोग कहते हैं 1947 में ही लागू हो जानी चाहिए संविधान बनते समय, या 1951-52 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो इसको क्यों नहीं लागू किया। देखो उस समय देश की स्थिति बहुत खराब थी, है ना, बहुत सारे दंगे भी हो रहे थे, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, सामाजिक में जाति व्यवस्था के नाम का एक अबूझ बीज था। तो समान नागरिक सिविल संहिता की बात उस समय नहीं हो सकती थी, वर्तमान दौर में हम कर रहे हैं। समान नागरिक सिविल संहिता भाजपा का एक घोषणा पत्र में था, राम मंदिर और समान नागरिक सिविल संहिता धारा 370। तो दो काम तो वो कर चुके, मंदिर भी बनवा ली, धारा 370 को भी हटा ली। अब बची समान नागरिक सिविल संहिता, ये भी शायद इसी साल आ जानी चाहिए,
100% आ जाएगी, ये तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, है ना। और अगर समान नागरिक सिविल संहिता की बात हो जाती है तो इसका मतलब देखो, क्रिमिनल जो वाद दो प्रकार के होते हैं, जो केसेस होते हैं ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिमिनल, एक होता है सिविल। ठीक है, सिविल में जैसे शादी, विवाह, तलाक, राजस्व के मामले। तो ये जो कानून है ना, जैसे शादी मुस्लिम अपने हिसाब से करता है, रजिस्ट्रेशन कराए ना कराए, तलाक अपने हिसाब से 3 बार तलाक बोल दिया उसका हो गया, है ना। तो ये सारे मामले सिविल। तो क्रिमिनल मामलों में समान है ना। 302 सभी के लिए समान है, 307 सभी के लिए समान है, 376 सभी के लिए समान है। तो क्रिमिनल मामलों में समान है, लेकिन जब हम सिविल की बात करते हैं तो सिविल मामलों में समान नागरिक सिविल संहिता की अति आवश्यकता है। सभी को अलग अलग प्रकार से ट्रीट किया जाता है, कई कानून भी बने हैं, इस पर काफी विवाद भी हुए हैं। तो जब समान नागरिक सिविल संहिता की बात की जाती है तो भाजपा इसको अपना चुनावी मेमोरेंडम बता देती है, चुनावी घोषणा पत्र में वो लेके आती है। कांग्रेस उदार दल है तो वो राहुल गांधी इसकी कभी बात नहीं करते। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, तो सभी को समान न्याय भी मिलना चाहिए, वो चाहे मामला क्रिमिनल हो या सिविल हो। ओके, किसी को स्पेशल किसी धर्म के हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। अभी बहुत सारे हमारे यहाँ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो धर्म के आधार पर गाइड होते हैं। तो हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, तो धर्मनिरपेक्ष देश में सिविल संहिता का होना बहुत आवश्यक है। तो सिविल संहिता आनी चाहिए और मुझे आशा है कि ये आ ही जाएगी। अब सिविल संहिता होती क्या है, जैसे समान नागरिक सिविल संहिता को लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो गोवा था। अब गोवा क्यों लागू कर रहा था, तो पुर्तगाल, है ना, पुर्तगाल में चल रहा था तो पुर्तगाल के हिसाब से ये भी लागू होता। उत्तराखंड ऐसा करने का इसने प्रयास भी किया था। अब क्रिमिनल केस में देखो सभी समान है, सिविल में हिंदू मुस्लिम जमीन विवाह, है ना। तो क्रिमिनल केस में सभी समान हैं, लेकिन यहाँ पर समान नहीं है सिविल मामलों में, तो इसीलिए इसको लागू करने का प्रयास करा जाएगा। और जब समान सिविल संहिता की बात होती है तो बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स ग्रुप हैं जिनके अपने विचार हैं, अपने विमर्श है, अपने सांस्कृतिक नियम कानून हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, तो बहुत सारे इस पे एक बहुत बड़ी कमेटी बिठानी पड़ेगी। वो कमेटी हम हमेशा हर भाई किसी का नुकसान ना हो, किसी को अगर फायदा हो रहा है तो किसी का नुकसान ना हो, ठीक है, सभी को समान लाभ मिले। तो इसलिए इस पर बहुत ध्यानपूर्वक काम करना पड़ेगा, वरना सुप्रीम कोर्ट अड़ंगा लगा देगा। ठीक, अगला आर्टिकल 44, इसमें संशोधन किया गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। अटल जी की इस समय सरकार थी। सभी बच्चों को पहले 6 से 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। जब 2002 में संशोधन किया गया तो एक आर्टिकल 21 के साथ 21A कर दिया गया, 6 से 14 वर्ष वहां चला गया और यहाँ बच गया 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है ना, उनको उनकी देखभाल करना, उनको शिक्षा प्रदान करना, उनको पढ़ना सिखाना, है ना, बैठना सिखाना, है ना। तो इसके लिए बड़ी सारी व्यवस्था, आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह बहुत सारे बनाए जाते हैं, तो इसकी भी देखभाल है। प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं जहां पर बाल्यकाल में यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, खासकर 3 से और 6 के बीच वाले बच्चों को वहां पर ले जाया जाता है। बाकी 1 से 5 तक, 6 से 14 वर्ष आपको पता ही है, 21A प्रत्येक बच्चे का पढ़ने का अधिकार होगा, है ना। तो 6 से 14 वर्ष, है ना, ये क्या है, उदार बौद्धिक अधिकार है। ऊपर वाला क्या है, 44वां वाला आर्टिकल 44 उदार बौद्धिक अधिकार है। उसके बाद 46 कमजोर वर्ग, खासकर SC ST अन्य कमजोर वर्ग, इनको शोषण से बचाना, आर्थिक रूप से मजबूर देना, एजुकेशन, है ना। वीकर सेक्शन की बात की जाती है जो 46 एक मिनट, हाँ, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कमजोर एवं शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, सामाजिक अन्याय, शोषण से सुरक्षा, ये आर्टिकल 46 करता है। खासकर वो वर्ग जो हजारों वर्षों तक हाशिए पर रहे हैं, उनका हाशियाकरण किया गया, ना तो उनको एजुकेशन प्राप्त करने का उनको ना तो शिक्षा देने का प्रयास किया गया, ना उनको शिक्षा के लिए अवसर दिया गया। बहुत सारी ऐसी सरकारी सेवाएं हैं जहां पर अभी भी उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो इनके लिए क्या करना है, विशेष उपबंध करना। आर्टिकल 15 और 16 उनके लिए विशेष है।
शोषण से बचाना, इनका शोषण भी बहुत होता है, खासकर महिलाओं और बच्चों का। आर्थिक रूप से इनको मजबूत करना, रोजगार की बात करना, इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करना और छोटे छोटे लर्निंग प्रोग्राम बना करके इनको बेहतर आर्थिक दशाएं बनाना, एजुकेट करना। एजुकेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारे करना। 46 आर्टिकल उदारता। 47 राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह हानिकारक पदार्थों पर रोक लगाए, जैसे शराब है, तंबाकू है, गुटखा है, सिगरेट है, इनको रोकने का प्रयास करना। विज्ञापन आदि में इनके लिए कौशन का प्रयोग करना, है ना। देखा होगा 70% भाग पर विज्ञापन में वो कटा हुआ, मतलब जला कटा हुआ कैंसर का रोगी दिखाया गया है, बाकी पे आप कमला पसंद, बीड़ी पसंद। और देखा होगा ना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर हैं जो इनका प्रचार करते हैं, ठीक है। कमला पसंद देश की शान, है ना। और तो अजय देवगन को देखो कैसे बढ़िया लाल रंगीन बनाए रहते हैं अपने आप को। अब तो बड़े बड़े एक्टर आ गए, कभी अक्षय कुमार भी इसका करते थे। तो एक तरफ हम रोकने की बात कर रहे हैं और एक तरफ जो समाज के बहुत बड़े आइडियल माने जाते हैं। भाई हीरो क्या है, हीरो को सब लोग बताते हैं कि नहीं भैया बहुत अच्छा है अक्षय कुमार। कहने आपका फेवरेट हीरो कौन है, कहने अक्षय कुमार। कोई नहीं बताएगा फला टीचर है या फला साइंटिस्ट है, कोई सेना मैना का तो नाम ही नहीं लेगा, बस अपने पिता का भी नाम नहीं लेगा। हीरो सब, मेरे लिए तो मेरे पिता ही हीरो हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए, किसी के लिए अक्षय कुमार होगा, किसी के लिए अजय देवगन होगा, किसी के लिए अमिताभ होंगे, होना भी चाहिए, है ना। लेकिन यही एक्टर जब ये सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू का ऐड करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बड़ी लंबी होती है ना, एक लंबी लिस्ट होती है। और ये लोग, इनसे पूछो इनके बच्चे क्या ये तंबाकू मसाला खाते हैं, ये तो रोकते होंगे। अभी शाहरुख खान का बच्चा फंसा था, है ना, स्मैक के मामले में, या लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था क्योंकि एक्टर का बेटा था। न्यूज़ पे मीडिया वाले भी उसके पीछे। लेकिन क्या वो खुले तौर पर ये कह सकते हैं कि नहीं हम अपने बच्चों को ये खिलाते हैं? अजय देवगन आ जाए कि नहीं मेरी बेटी ये कौन सा ऐड करता है यार, पान, हाँ पराग या कमला पसंद, ऐसा ही समथिंग ऐड कोई करता है। अब उसमें देखा होगा कि नहीं वो ऐड कर रहे हैं, उनके बच्चे क्या खाते हैं या खुद वो स्वयं खाते हैं, और वो काशन भी नहीं रखते कि नहीं यार, कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके कहें कि नहीं हाँ ये मसाला वसाला ठीक नहीं है, ये आपको हार्मफुल करता है। आपका अर्थ तो कम होता ही, पैसा तो कम होता ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको कैंसर हो सकता है और बीमारियां हो सकती हैं, मसूड़ों में सड़न आ सकती है, दांत खराब हो सकते हैं, आप बुरे लगते हैं। थूक थूक के ताजमहल को लाल किला बना दें, है ना। दिन गलियों में, अस्पतालों में चले जाओ, वहाँ कोना मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, अच्छे लोगों ने पान मसाला खा करके थूका होगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो इसके लिए कर्तव्य होगा। अब जैसे बिहार सरकार ने शराबबंदी लागू की, गुजरात सरकार ने शराबबंदी लागू की, और बहुत सारे राज्य चाहते भी हैं, लेकिन इनसे बहुत भयानक टैक्स आता है। अब वो टैक्स से हाथ नहीं धोना चाहते, तो इसके लिए क्या होता है कि ये गांधीवादी तत्व है। गांधी जी प्रत्येक अपने आंदोलन में शराब की दुकानों पर धरना देने का काम करवाते थे, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन पर रोकने का प्रयास है, लेकिन फिर भी विज्ञापन तो धड़ल्ले से चल रहे हैं और बड़े बड़े एक्टर करा रहे हैं। तो हानिकारक पदार्थों का इनको रोक लगाने का प्रयास करेगा। 48 पशुपालन, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, वैज्ञानिक ढंग से इस पर काम करेगा, पशुओं के वध को रोक लगाने का प्रयास करेगा। दुधारू पशुओं का अगर वध होता है तो उनको रोकने का प्रयास करेगा, इनकी नस्लों में सुधार करने का प्रयास करेगा, और देशी नस्ल जो होती है उसको संरक्षित करने का कार्य करेगा। एग्रीकल्चर हो, साइंटिफिक, यानी सारे तरीके वही हैं कि इनको बेहतर बनाया जाए। और ये भी क्या है, गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, अन्य नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन करना है। ये आर्टिकल 48 राज्य इस पर काम करेगा। योगी आदित्यनाथ यूपी सरकार ने गायों के वध पर रोक लगा दी है। अब देखो पूरे खेतों में गाय ही गाय हैं, ठीक है, सारी फसल को नुकसान करा रही हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, उनके वध को रोकना है, दुधारू पशुओं के वध को रोक लगानी है। जो भी स्लाटर होता है उस पर रोकना है। इलीगल स्लाटर को तो बिल्कुल परमिट नहीं करना है। दूसरा, भाई ये कहीं ना कहीं रोड में आती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग ये हो जाते हैं, टे हो जाते हैं, मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। योगी सरकार को चाहिए जितनी गौशाला पशुपालन विभाग बना रखे हैं इनका समय समय पर ऑडिट कराया जाए, है ना। यहाँ पे बहुत सारा करप्शन हो रहा है, बहुत सारी धांधली हो रही है ना।
जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं बिहार सरकार ने शराबबंदी तो लगा दी लेकिन फिर भी बिहार में शराब आती है, तो ठीक है, एक टाइम था कि जब पूरा बिहार जैसे उड़ता पंजाब सिकुड़ता पंजाब बन गया, है ना। तो कहने का मतलब खुले रूप में बिकना और प्रतिबंध हो जाना और फिर चोरी से बिकने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पकड़ी जाती है, लोग भय से नहीं पीते हैं कहीं कानूनी वाद विवाद न हो जाए, है ना, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए खुले में बिकने से बेहतरीन है बंद कर दिया जाए भैया, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। मैं तो ये मानता हूँ भारत में खासकर ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति शराबी हैं, वो उनके साथ घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, है ना। वो महिलाएं बेचारी अर्थ के अभाव में कहीं छोड़कर भी नहीं जा सकती और हमें जिंदगी पूरी उनकी बीत जाती है संघर्ष करते करते। पति पियक्कड़ निकल गया, और आप लोग भी किसी न किसी ग्रामीण परिवेश में होंगे, है ना। अगर आप हमेशा सिटी में रहें तो आपके कोई ना कोई रिश्तेदार ग्रामीण परिवेश में होगा, तो उससे पूछना तो पता लगेगा कि नहीं यार बड़ी बुरी दशा होती है। और ये दारू नशे की दिक्कतें ये हैं कि महिलाओं के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार होता है ना। रेप हो जाते हैं, घरेलू हिंसा तो आए दिन की बात है, पैसा तो जाता ही जाता है, हत्याएं तक हो जाती हैं, चोरी बलात्कार ये सब हो जाते हैं। तो ये कम इसलिए नशे के कारण है। और नशा हो ठीक है, आप दारू पीते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सभ्य हैं पढ़े लिखे हैं, घर में बैठ गए आराम से पिए सो गए, खाए पिए सो गए। अब ये कौन सा तरीका है कि भैया हम चलो रोड पे चलते हुए पीते हैं, है ना। आजकल के बच्चे देखो 15-16 साल 18 साल के, वो दारू मतलब बियर पीना तो अपने आप को चिल करना बोलते हैं। तो ये सारी हैं। अगला आर्टिकल 48A पर्यावरण की रक्षा सुधार करना और देश एवं वनों के वन्य जीवों की रक्षा करना 1976 में ये भी जोड़ा गया था। भाई देखा होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में आया था इंदिरा गांधी की सरकार में। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन में इसको भी जिक्र कर दिया गया, पर्यावरण की रक्षा करना सुधार करना, देश एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद से आपने 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आ गया टाइगरों की रक्षा करने के लिए, है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 49 राज्य के कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक स्थान की रक्षा करना। अब जैसे लाल किला है, ताजमहल है ना, और भी बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन पर वो प्रेमी वाले नाम न लिखाना, दिल बना करके तीर घुसेड़ दिया बीच में, ये पता नहीं परंपरा आपको कौन सिखा गया। शायरी चेप के आ गए, वहाँ लड़कियों के नाम लिख के आ गए। तो जितनी भी हमारी कलात्मक वस्तुएं हैं, है ना, जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, जितनी भी ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक हैं स्थान हैं, उनका संरक्षण करना, वो हमें बताते हैं। जैसे आप अपने दादा दादी की फ़ोटो वगैरह वॉल पे लगाते हो, और जिनके दादा दादी की फ़ोटो अभी भी दीवार पे लगी हुई हैं, है ना, मेन हॉल में लगी हुई हैं, उनका घर आज भी प्रगति कर रहा है। और जिनके दादा दादी की फ़ोटो वहाँ से हाल से निकल करके स्टोर रूम में चली गई, पड़ी हैं, सड़ रही हैं, है ना, वो तो भैया क्या संस्कार ही हैं उनके, है ना। तो कुल मिलाकर के जितने भी स्मारक हैं स्थान हैं उनकी रक्षा करना है, जो हमारी ऐतिहासिकता बताते हैं। अब सोचो, अब दिल्ली का लाल किला चले जाओ, जब ये बना होगा, जब इसके अंदर लोग रहते होंगे, कितना अद्भुत दृश्य लगता होगा, है ना। ये खुद ये भवन ये बिल्डिंग ये सब जीते होंगे। अगर आप किसी घर में रहते हैं, उस घर को 2-4-5 साल के लिए छोड़ दो, भूतिया घर बन जाएगा, है ना। तो इनका रक्षण करना सरकार का भी दायित्व है, ठीक है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका के कार्यपालिका का पृथक्करण, ठीक है। न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण, पावर ऑफ सेपरेशन, ठीक है। ये देखा होगा न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय देने का, कार्यपालिका का कानूनों के अनुसार शासन चलाने का। कार्यपालिका 1973 में क्या हुआ था, जब वो एक मुख्य न्यायाधीश बनना था, तो वहाँ पर 3 सीनियर जजों को हटाकर AN रे को बना दिया गया था। बाद में जो वर्तमान संजीव खन्ना है, इनके चाचा जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था। उनका नाम था हंसराज खन्ना को चीफ जस्टिस बनना था 1975 में, तो उनको हटा करके बेग को बना दिया गया था। तो कुल मिलाकर के कार्यपालिका का न्यायपालिका में दखल ना होना तो संविधान में लागू होने में स्पष्ट कर दिया गया था कि कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी, न्यायपालिका फ्रीडम की बात करेगी। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात हमारे DPSP में है, और DPSP में है, इसका मतलब सीधी सी बात है
कि न्यायपालिका अपना काम देखे, कार्यपालिका अपना, दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरचेंज ना करें। जब कभी दिक्कत हो तो न्यायपालिका देख सकती है। ओके, तो पावर ऑफ सेपरेशन, आर्टिकल 51 विदेशी नीति, फॉरेन ट्रीटी, विदेशों के संबंध। ठीक है, तो कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय विधि, संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, 51 ये कहता है। यानी फॉरेन पॉलिसी की बात हमारी डीपीएसपी में कही गई है। सीधी सी बात, हमारे अमेरिका से संबंध, जैसे रसिया यूक्रेन आपस में युद्धरत हैं, है ना, इजराइल हमास आपस में युद्धरत हैं, तो भारत दोनों पक्षों से शांति का आह्वान कर रहा है कि भैया शांत रहो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। हम पाकिस्तान को इतनी बार पेलाए, है ना, पाकिस्तान को हम हमेशा लतियाते रहे, सुधरा नहीं, सुधरा तो हमास भी नहीं सुधरेगा। तो इजराइल और हमास दोनों से कहता है, रशिया यूक्रेन दोनों से कहता है कि शांति वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ो। जो भी पॉलिसीज हैं, जो वैश्विक स्तर पर संधियां हैं, ट्रीटीज हैं, है ना, उनका हम पालन करते हैं, समय समय पर उनमें हम सुधार भी करते हैं। अब डीपीएसपी में संशोधन आप ऊपर पढ़ ही चुके हो। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ निर्देश जोड़े गए। 39 गरीबों को निःशुल्क कहानी सहायता करना, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार। 3 तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए। उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों, शिक्षा का दायित्व तो माता पिता पेरेंट्स पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन दे दिया गया। और ये क्लास 2 था वो 21A में चला गया, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। और यहाँ जो 45 था उसमें भाषा में चेंज कर दिया गया। पहले 6 से 14 वर्ष था, अब 6 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सारे बदलाव हुए हैं, है ना। और एक 2011 में संशोधन किया गया, 2011 में संशोधन किया गया था। और 2011 में कौन सा संशोधन किया गया था, वो शायद कुटीर उद्योगों के संदर्भ में था। 97 संविधान संशोधन 43B जोड़ा गया था। ठीक है, 2011 में कुटीर उद्योगों के संबंध में। तो कुल मिलाकर के कौन कौन से जोड़े गए याद रखने हैं आपको, 39 से, 43 से और 48 से जोड़ा गया। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। 6 से 14 वर्ष वाला 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। और 2011 में जो जोड़ा गया वो था क्या, 43B। ठीक है, और वो क्या था, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठीक, तो ये एक तो बात हो गई। अब निदेशक तत्व तो ठीक है जोड़ दिए गए, वो तो अलग बात हो गई। अब आगे जब बात आएगी कि भैया निदेशक तत्वों के पीछे संतुष्ट किसकी थी, तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लेने जा रहा हूं अंबेडकर के बाद, BN राव। BN राव बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। शायद संविधान सभा में अंबेडकर BN राव के बराबर शायद ही कोई पढ़ा लिखा रहा हो। ठीक है, तो इन्होंने संतुष्ट दी कि व्यक्तिगत अधिकारों की 2 श्रेणियां होनी चाहिए, एक न्यायोचित होनी, एक न्यायोचित होनी। अब न्यायोचित में फंडामेंटल राइट्स रख दिए, गैर न्यायोचित में हमने डीपीएसपी रख लिए। तो इस प्रकार फिर प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। भाई देखो 2 बातें थी, प्लेन पेपर में आते हैं। BN जो राव थे ना, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे ये। ठीक है, इन्होंने कहा 2 प्रकार के होने चाहिए, एक गैर न्यायोचित और एक न्यायोचित। 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए, और एक राज्य के विरोध में दे दो और एक राज्य के काम करने के लिए दे दो। तो न्यायोचित जो दिए गए वो फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 रख दिए गए भाग 3 में, और गैर न्यायोचित प्रकृति के जो दिए गए 36 से 51 दिए गए। ठीक है, तो BN राव ने प्रारूप समिति ने इस बात को मान लिया, पार्टीशन कर दिए, भाग 4 में निदेशक सिद्धांतों को रख दिया। ठीक है, और अनुच्छेद 37 में स्पष्ट ही कर दिया गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, और जब भी कभी जरूरत होगी, ठीक है, तो राज्य का कर्तव्य होगा कि उनको लागू कराने का प्रयास करेगा। और लागू अगर नहीं करा रहा है तो भैया चुनाव भी लड़ना है, हर 5 साल में उसको लोगों के बीच में जाना है, और इनको लागू नहीं कराएगा तो काम कैसे चलेगा। तो इसके लिए भाई जनमत चाहिए, और जनमत जब मिलेगा
तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अदा करना पड़ेगा। किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, हम गरीबों के लिए पक्के मकान देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। अभी महाराष्ट्र का चुनाव देख रहे हो, तरह तरह की बातें बन रही हैं। तो कुल मिलाकर के इसके पीछे वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, जनमत है, यानी जो सरकार बनाएगा वो इनको लागू करने का प्रयास करेगा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था, लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। कोई भी मंत्रालय हो। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान सभा के सदस्य थे, है ना, और प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। इनका कहना था कि कोई भी मंत्रालय होगा जो लोगों के माध्यम से, भाई मंत्रालय कैसे बना, लोगों ने सांसद को वोट दिया, सांसद मंत्री बन गया, राष्ट्रपति ने उसको शपथ दिला दी, प्रधानमंत्री के कहने पर उसको मंत्रालय मिल गया। तो मंत्रालय का काम होगा जनता के लिए काम करना। तो जब जनता के लिए काम करना है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो कहीं ना कहीं निदेशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है। इसी प्रकार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। डॉक्टर BR अम्बेडकर कह रहे हैं कि जो भी निर्वाचित सरकार होगी, मेजोरिटी के साथ आए होगी, जनता का भरोसा होगा उस पर, वो निदेशक सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकती। इसीलिए इनको संतुष्ट किया गया। संविधान निर्माताओं ने निदेशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित विधिक रूप से लागू करने की बाध्यता वाला क्यों नहीं बनाया? उसका भी कारण है, देश के पास उस समय इसे लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। जैसे आप लोग क्या करते हो कि चलो भैया आज पैंट शर्ट ले लेते हैं, कोट कल ले लेंगे। अब कोट क्यों लेंगे, कल क्यों लेंगे भाई, आज ही ले लो ना। अरे भैया यार पैसा नहीं है, 1000 रुपया पापा ने दिए हैं, 1000 रुपया में एक पैंट हो जाएगा, एक शर्ट हो जाएगा। तो आज गरीबी है, आज फॉर्च्यूनर नहीं लेंगे, कल जब पैसा होगा IAS बन जाएंगे, फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो उसी तरह इनको नहीं लागू किया उस समय तत्कालीन सरकारों ने। तो संविधान निर्माताओं ने कहा अगर न्यायोचित प्रकृति के रखेंगे तो लोग सुप्रीम कोर्ट बार बार जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या जजमेंट देगा, केसों का भार बढ़ेगा। भाई पैसा आपकी जेब में होगा तभी तो आप सामान परचेज करोगे। तो इसी बिहाफ पे देश के पास इन्हें लागू करने के लिए जब पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो जाएंगे तो भैया इनको लागू कर दिया जाएगा। इसीलिए इनको गैर न्यायोचित बनाया गया। देश में व्यापक विविधता, पिछड़ापन है ना। अगर अभी से इनको लागू कर दिया जाए तो क्रियान्वयन में दिक्कत आएगी। पहले चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और जब सब पढ़े लिखे समझदार हो जाएंगे तब इनको लागू कर देंगे। जैसे समान नागरिक सिविल संहिता। स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह से भारों से मुक्त रहे। देखो देश आज़ाद हुआ, नई नई शादी हुई, अभी से आपने बहू से बता दिया कि नहीं आपको सुबह 4 बजे उठना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, हम आपको जीने नहीं देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। तो वो दूसरे दिन चौथी में जाएगी, भग जाएगी, आएगी नहीं, है ना। उसी तरह दामाद है, नया दामाद आया, उस पर जिम्मेदारी ठोप दो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, धीरे धीरे बनाना पड़ेगा। तो देश जब आज़ाद हुआ, बच्चा जब पैदा होता है तो उसे सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन नहीं कराई जाती, उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, बड़ा किया जाता है, शिक्षा दी जाती है, फिर वो कोई ना कोई रोजगार प्राप्त कर लेता है, अपने माता पिता की सेवा करता है। तो उसी तरह देश जब आज़ाद होगा, स्वतंत्र होगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा, तब कहीं ना कहीं जब समय, स्थान, पूर्ति ये सब एक साथ आ जाएंगी तब इनको लागू करा दिया जाएगा। इसीलिए इसे न्यायोचित प्रकृति के अंतर्गत नहीं रखा गया। ठीक है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने तत्व को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया, है ना। इन तत्वों में शक्ति निहित नहीं की। उन्होंने न्यायालयी प्रक्रिया को ज़्यादा जागरूक, जनता के मतों में विश्वास प्रकट किया। मतलब उन्होंने न्यायपालिका से ज़्यादा ये माना कि जनता जागरूक होगी, वो काम करना शुरू कर देगी। अब ये तो हो गई बात कि इनकी संतुष्टि क्यों की गई, गैर न्यायोचित प्रकृति के क्यों हैं। अब दूसरी बात निकल करके आती है कि भैया निदेशक तत्वों की आलोचना भी बहुत करने वाले होंगे। जब वो संविधान के एक स्पेशल डॉक्यूमेंट की आलोचना कर सकते हैं, और आलोचना करने वालों को तो आप जानते ही हो, आपके आसपास पाए जाते होंगे, आपके फूफा जीजा, नाना, मानी, सारे रिश्तेदार। आप भी किसी की करते होगे, कोई आपकी करता होगा, है ना। तो आप भी आलोचना से मुक्त नहीं है। जब मोदी जी नहीं है तो आप कैसे हो जाओगे? जब राहुल गांधी आलोचना से मुक्त नहीं है तो आप कैसे हो जाओगे? तो इनकी भी आलोचना करने वालों हैं। कोई कानूनी शक्ति नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि भैया नीति निदेशक तक 36 से 51 में रख दिए गए, कोई कानूनी शक्ति नहीं दी गई, ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, अगर इनको सरकार लागू नहीं कराएगी हम कोर्ट नहीं जा सकते,
है ना। बड़े बड़े मठाधीश यही बोलेंगे ना, उनको संविधान सभा में बैठने का मौका तो मिला नहीं, तो वो यही बोलेंगे, है ना। तो भैया सीधी सी बात, अभी क्या बताया गया था, संसाधन हो जाएंगे तो इनको लागू कर दिया जाएगा, उत्तरदायी सरकार आएगी तो जरूर इन्हें लागू करेगी, कोई भी मंत्रालय होगा बिना इनको लागू किए रह ही नहीं पाएगा। तो भैया अतिरेक कर्मकांडी नहीं है ये, है ना, कोई कानूनी शक्ति नहीं है, ठीक है। और केटी शाह हों या फिर बहुत सारे ऐसे लोग, केटी शाह के प्रश्न का भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर कोई कहता है, केसी वेयर ने इन्हें लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा, और कुछ ने से धार्मिक उपदेश बताया, सर आइवर जोनिंग्स थे, कर्मकांडी आकांक्षा कहा, है ना। तो ये याद रखना है। तर्कहीन व्यवस्था, आलोचकों ने मत दिया कि इन निर्देशकों को तार्किक रूप से निरंतरता के आधार पर स्थापित नहीं किया गया है ना। श्रीनिवासन कहते हैं इन्हें ना तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया, ना तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तो भैया अपना अपना मत था, अपनी अपनी व्यवस्था थी। रूढ़िवादी बहुत सारे लोग कहते हैं कि 19वीं सदी में कि इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित थे, जबकि हम साफ साफ कह रहे हैं कि पहले स्पेन से आयरलैंड लेके आया, आयरलैंड का संविधान 1937 में बना, 1937 के बाद से हमने इसको अपना लिया। तो भैया इंग्लैंड वाली व्यवस्था कहाँ से आ गई, है ना। कुछ कहते हैं फेबियन समाजवाद है, और 20वीं सदी के मध्य तक ये बहुत उपयोगी नहीं होंगे। आज का देखो समान नागरिक सिविल संहिता उपयोगी है कि नहीं, ठीक है। तो निदेशक तत्वों की अगर उपयोगिता की बात करें तो एल.एम. सिंघवी की एक समिति बनी थी, उन्होंने कहा था संविधान को जीवन दान देने वाली ये व्यवस्थाएं हैं, संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इनका दर्शन दिया गया है। भारत की भूतपूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे एम.सी. छागला, उन्होंने कहा था यदि इन तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगेगा। बी.आर. अम्बेडकर ने संकेत दिया था कि निदेशक तत्वों का मूल्य बहुत बड़ा मूल्य है ना। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को हासिल करना है, आर्थिक लोकतंत्र बनाना है, तो इनके लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये अनुदेशों की तरह हैं, या ये भारतीय संघ के अनाधिकृत को संबोधित सामान्य संतुतियां हैं, सामाजिक आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं, ठीक है। न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक भी हो सकते हैं ये न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का जब न्यायालय प्रयोग करेगा आर्टिकल 13 का, तो उसको बेहतर बनाने में, विधि की संवैधानिकता की वैधता के निर्धारण में हो सकते हैं। ये प्रस्तावना के विस्तृत रूप देते हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है, तो ये कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने में काम कर सकते हैं, ठीक है। ये विपक्षों द्वारा सरकार पर नियंत्रण बनाने का काम हो सकते हैं कि भैया तुमने कहा था, तुमने तो लागू नहीं किया कॉमन सिविल संहिता, समान नागरिक सिविल संहिता, आपने पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था नहीं की, और आप कहते हैं कि नहीं हम लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं। तो विपक्ष भी इन पर क्या कर सकता है, हावी हो सकता है, इन योजनाओं के माध्यम से सरकारों पर दबाव बनाया जा सकता है। अब कभी कभी होता है मूल अधिकारों और ये निदेशक तत्वों के मध्य टकराव हो जाता है। तो भैया जब टकराव हुआ तो चंपक दोहराईजन मामले 1951 में सबसे पहले 1937 को लागू करने के लिए ही हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा संविधान संशोधन 1955 में किया गया, फिर 17वां 1964 में। तो इस तरह के जब संविधान संशोधन हुए तो 1967 में उच्चतम न्यायालय के फैसले गोलकनाथ मामले से एक व्यापक परिवर्तन हो गया कि संसद किसी भी स्थिति में मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती। अब जब डीपीएसपी को लागू करते हैं, संसद कानून बना करके जब किसी डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास करती है, तो सुप्रीम कोर्ट लोग चले जाते हैं, भाई जिसके अधिकारों को अतिक्रमण होता हो सुप्रीम कोर्ट भग जाते हैं। चाहे वो चंपक दोहराईजन मामला 1951 का मामला हो, या प्रथम संविधान संशोधन हो 1951 में, या चौथा संविधान संशोधन 1955 हो, या 17वां संविधान संशोधन 1965 हो, है ना। इसमें इनको लागू किया गया, प्रॉपर रूप से लागू किया गया, लेकिन दिक्कत तब आई जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया गोलकनाथ भारती मामला, तो समाप्त नहीं कर सकती। अनेक शब्दों में, दूसरे शब्दों में, निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये गोलकनाथ भारती का निर्णय था। बाद में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 आया, जिसने गोलकनाथवाद को ही पलट दिया। इंदिरा गांधी की सरकार ने मतलब चिढ़ गई गोलकनाथ से, उनके इस 1967 के मामले को दबा दिया। फिर 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। फिर 24वें संविधान संशोधन में घोषणा की गई कि संसद को यह अधिकार है वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम
के तहत मूल अधिकारों में यानी आर्टिकल 368 का प्रयोग करके क्या कर सकती है, मूल अधिकारों पर अतिक्रमण कर सकती है, मूल अधिकारों को रोक लगा सकती है और डीपीएसपी को लागू कर सकती है। ये कहा इंदिरा गांधी जी ने, और इंदिरा गांधी तो उस समय कट्टर हो गई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से 31 गा जोड़ दिया, 39 खा गा, है ना। उन्होंने कह दिया कि कोई भी डीपीएसपी को लागू करते समय अगर ये व्यवस्था होती है, ठीक है, क्या व्यवस्था होती है, अगर ऐसा होता है कि आर्टिकल 14-19 के अधिकारों पर का अतिक्रमण होता है तो ठीक है, होने दो, लेकिन डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में 1973 में जाकर के ये सारे मामले एक साथ लिपट गए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया और ये कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, मूल ढांचे के खिलाफ ना हो, बाकी संशोधन करो। और डीपीएसपी को लागू करने में अगर कोई आर्टिकल आता है तो ठीक है, देखेंगे उस पर संवैधानिकता क्या है। और बाद में 42वां संविधान संशोधन करके बहुत सारे व्यवस्थाओं को हटा दिया गया और हटाने के बाद चीज़ें अलग हो गई। निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन के लिए 1950 में योजना आयोग बना, कुछ बता देते हैं। फिर योजना आयोग 2015 में नीति आयोग बन गया, ठीक है। भू सुधार कानून आए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आया, मजदूरी अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम, ठीक है। राष्ट्रीय बैंकों का निजीकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। और इनसे पता लगा, फिर स्तरीय ग्राम पंचायतों की व्यवस्था हो गई, जवाहर रोजगार योजना आ गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आ गए, इनके माध्यम से चीज़ें बदल गई। अब जब चीज़ें बदल गई, है ना, तो और भी आराम हो गया। अब कुछ ऐसे नीति अब जैसे हम जब देख रहे थे तो हमने यहाँ तक कर दिया। जब टकराव हुआ, कब हुआ, प्रथम संविधान संशोधन चंपक दोहराईजन 1951, उसके बाद फिर दिक्कत हुई, कब हुई, तो दिक्कत हुई जाके 1955 में, फिर 1964 में हुई, फिर 1967 का बाद हुआ 24वां 25वां संविधान संशोधन। तो इस तरह से टकराव हुआ। तो हम निदेशक तत्वों की विशेषताएं देख चुके हैं, वर्गीकरण देख चुके हैं, नए निदेशक तत्व देख चुके हैं, निदेशक सिद्धांतों के पीछे संतुतियां किसकी हैं, क्या केटी शाह ने क्या कहा, या सॉरी, है ना, BN राव ने क्या कहा, अम्बेडकर ने क्या कहा, और अन्य लोगों ने क्या किया। तत्वों की आलोचना किस आधार पर केटी शाह वगैरह ने की, निदेशक तत्वों की उपयोगिता हमने बताई, इनके बीच में जो टकराव हुआ, निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन के माध्यम कौन कौन से ऐसे कानून बने। तो अब तक कम से कम 100 कानून बन चुके होंगे जिनके माध्यम से इनको लागू कर दिया गया, है ना। भाग 4 से बाहर संविधान में कुछ और निर्देश दिए गए हैं, जैसे सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के दावे, है ना, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों में नियुक्तियां करने के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का दावा, है ना, प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने की संगत के अनुसार करना होगा। ये संविधान का अगर भाग 16 देखें और आर्टिकल 325, तो वहां पर मतलब सीधा सा कहने का मतलब है, बिना अक्षमता को बढ़ाए अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का किसी भी सरकारी सेवा या कार्यालय में समान प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको क्या किया जाएगा, उनको वहां पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा, भाग 17 अनुच्छेद 350 का, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास के लिए भाग 17 अनुच्छेद 351। तो ये कुछ ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो इनसे, इन पार्टीशन से अलग भागों में दिए गए हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, इसको जरूर पढ़ना, प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ढंग से पढ़ोगे तो आराम से आ जाएगा, अगर प्रॉब्लम करने का प्रयास करोगे तो चीज़ें कभी नहीं समझ में आएंगी, है ना। तो कौन से गांधीवादी तत्व हैं, कौन से समाजवादी हैं, किस आर्टिकल के तहत क्या कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आलोचना किस आधार पर की गई, किस कौन आलोचक रहे हैं, है ना, संविधान में इनकी संतुतियां किसने की, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समझ के पढ़ना, चीज़ें बड़े आसान से समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मिलते हैं कल नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।